हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नई वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि रोज रामचा, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं जर्नल। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 खत्म किया था, जिसका मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो व्यवहार होते हैं उनकी असरें कैसे लिखी जाती हैं, साथ ही साथ हम उसका उधार और जमा का नियम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखी थी। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 2 जरूर देखना, क्योंकि जो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं इसका जो बेस है वो चैप्टर नंबर 2 ही है। अगर आप लोग स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं आप। जो भी मैं यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करूंगा वो इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो, तो इतना भरोसा रख के आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा हो तो चैप्टर नंबर 2 के वीडियो जरूर देखना। फास्ट फॉरवर्ड में देखो, चाहे जैसे देखो, एक बार उनको कवर जरूर कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ, पूरी तरीके से हम कंफर्म हो गया और हमको आइडिया लग गया कि कैसे क्या लिखना होता है। फिर ये चैप्टर स्टार्ट करना, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप सारी चीजें कर चुके हो तो वेरी गुड, तब स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है, अभी आप सवाल ये होगा कि सर आप चैप्टर नंबर 3 क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो चैप्टर नंबर 4 के साथ ही मैं चैप्टर नंबर 3 भी कवर करवा दूंगा जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे। यानी वस्तु और सेवा कर सहित के व्यवहार पे जब हम पहुंचेंगे तो मैं वहां पे आपको चैप्टर नंबर 3 कवर करवा दूंगा। यानी उसके पहले हम लोग को टोटल 12 टॉपिक कवर करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको, यानी ये जो थियोरी पॉइंट्स है वो मैं सारे कवर नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है रोज नामचा। अब सवाल ये है कि रोज नामचा का मतलब क्या होता है, तो चलते हैं यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि रोजनामचा होता क्या है। देखो, रोजनामचा की अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत सिंपल भाषा में मैं बताऊं अगर, तो रोजनामचा एक तरह का रफ है। रोजनामचा क्या है? एक तरह का रफ नोटबुक है। ध्यान से सुनना इस बात को। जब हम बात करते हैं रोजनामचा की, तो रोजनामचा क्या है? कंपनी के लिए वो एक तरह का रफ नोटबुक है। जैसे हम लोग रफ रखते हैं ना, वैसे ये कंपनी का क्या है? रफ है। क्लियर हुआ इतना बात? अब समझो, अब सवाल है कि रोजनामचा को रफ में क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी भी व्यवहार में, सॉरी, किसी भी व्यवसाय में, ध्यान से सुनना, जब किसी भी व्यवसाय में कोई भी व्यवहार होता है, तो अब क्या है कि एक भी तुम व्यवसाय का एग्जांपल लेके चलो। जैसे एक छोटा सा मैं स्टेशनरी का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी स्टेशनरी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो एक अंदाजन जो है, स्टेशनरी पे एक दिन में कम से कम अगर मान लो 10 लोग आते हैं, तो एक महीने में कितने हो गए? तो एक महीने में हो गए 300 लोग। राइट, और वही अगर हम 12 महीने के कर दे तो 12 × 36 यानी 3600 लोग हैं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक स्टेशनरी पे साल भर में 3600 व्यवहार होते हैं। कितने व्यवहार होते हैं एक स्टेशनरी पे? ठीक है, नॉर्मल कोई भी स्टेशनरी आप ले लो तो वहां पे कम से कम 10 लोग तो जरूर आते हैं, भले 2 रुपए की पेन ही खरीदने क्यों ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेशनरी पे एक साल में 3600 व्यवहार होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम उन 3600 व्यवहार को याद रख सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। उनका छोड़ो, अगर मैं तुमसे ही पूछूं कि तुम 5 दिन पहले क्या खाए थे, तो तुम्हें भी याद नहीं होगा कि तुम 5 दिन पहले क्या खाए थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। तो जब हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं तो ठीक है, देखो, खाना नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय में सभी चीजें याद रखना जरूरी है कि पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से गए, तुमने पैसे किसको दिए, कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान बेचा, क्योंकि हमें दूसरों को जवाब देना पड़ता है। और ये दूसरे कौन है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था हिसाबी पद्धति के उपयोग करता। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें 12-13 लोगों को जवाब देना पड़ता है, और उनको ही जवाब देने के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका बेसिक, थोड़ा कहते हैं एक माहौल बनाने के लिए। अब चलते हैं, हम लोग रोजनामचा से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले जो आपको याद रखना है, वो याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना। पहली बात आपको याद ये रखनी है कि उधार जमा के नियमों के आधार पर, ध्यान से सुनना, उधार जमा के नियमों के आधार पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में नियम पढ़े हैं, उसके नियम का इस्तेमाल करके हमारे व्यवसाय में जो भी व्यवहार होते हैं, ठीक है, हिसाबी व्यवहार के नामा की जो प्रथम बही में लेखा करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रोजनामचा। मतलब ये हुआ कि जब हमारे व्यवसाय में कोई भी व्यवहार होता है, ध्यान से सुनना, जब हमारे व्यवसाय में कोई भी व्यवहार होता है, ध्यान से सुनना, इसको मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ, और चीजें पे फोकस करने के लिए जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो मैं टिक करूंगा, उसको अपनी बुक में टिक कर लेना, अंडरलाइन करना, ताकि चीजें तुम्हें अच्छे से याद रहें। ठीक है, तो हम किसी भी व्यवसाय में, यानी हमारे व्यवसाय में जो भी व्यवहार होता है, तो उन व्यवहारों का जो प्रथम लेखा हम करते हैं, ठीक है, या प्रथम बही में जो लेखा करने के लिए प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? रोजनामचा। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जर्नल। क्लियर हुआ? ये आम भाषा में, यानी सामान्य भाषा में, कौन सी भाषा में है ये? सामान्य भाषा में है।
अब थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन जो है वो नीचे वाले बुक में लिखा गया है, सॉरी नीचे वाले पॉइंट में लिखा गया है। तो रोजनामचा जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली की नींव की बही माना जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली मतलब ये हमने पहले भी देखा, दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब होता है कि एक व्यवहारों की कम से कम कितनी असर होती है, 2 असर होती है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या आता है, कम से कम 2 असर। क्लियर है? तो दोहरा लेखा प्रणाली की इसको हम क्या बोलते हैं, नींव की बही बोलते हैं। ये आपको अंडरलाइन कर लेना, इसको क्या बोला जाता है, नींव की बही। ठीक है, नींव की बही कहा जाता है। यह ऐसी मूलभूत बही है जिसके आधार पर नामा पद्धति की बाकी बहियां लिखी जाती है, और इसी को हम मूलभूत बही भी कहते हैं। अब सवाल है कि सर इसको मूलभूत बही क्यों कहते हैं? तो मूलभूत बही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के आधार पर, ध्यान से सुनना, इसी के आधार पे नामा पद्धति की बाकी बहियां जो है वो बनाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपका एग्जांपल यहाँ पे कवर अप करूं, जो मैंने अभी कहा कि जैसे स्कूल में तुम जाते हो तो तुम स्कूल में सारी नोटबुक लेके रोज नहीं जाते हो। क्यों सारी नोटबुक लेके नहीं जाते हो? सारी चीजों को एक ही जगह पे व्यवस्थित तरीके से लेके जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक रफ मेंटेन करते हैं, यानी अपने पास हम एक रफ नोटबुक रखते हैं। तो उस रफ नोटबुक को हम क्या करते हैं, उसमें जो भी चीजें होती है उसमें लिख लेते हैं, फिर बाद में घर पे आके फेयर बनाते हैं। उसी तरीके से हमारा ये रोजरामचा काम है। तो रोजरामचा जो है उसमें हम क्या, मूलभूत यानी शुरुआत में जो काम होता है वो हम इसमें लिख लेते हैं, और इसी के आधार पर नामा के बाकी बहियों में, ठीक है, नामा के जो बाकी बहियां आती हैं उसमें हम एंट्री करते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब उसके बाद कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे कि फ्रेंच शब्द जर का अर्थ होता है दिन, यानी जो जर्नल वर्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो जर्नल वर्ड है, इस जर्नल वर्ड को यहाँ पे टुकड़ों में बांटा गया है और समझाया गया है। सबसे पहले हम जर वर्ड की बात करते हैं, तो जर का मतलब होता है दिन, ठीक है, और उसी पर से क्या बना था, जर्नल बना था, और जिसका अर्थ होता है कि धंधा के दैनिक व्यवहारों का लेखा। जर्नल का मतलब क्या होता है, दैनिक व्यवहारों का लेखा। याद रखना है, रोजनामचा का मतलब होता है दैनिक व्यवहारों का लेखा। क्लियर हुआ इतना? रोजनामचा का मतलब क्या होता है, दैनिक व्यवहारों का लेखा। सवाल है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो जर्नल वर्ड यानी रोजनामचा का जो हिंदी वर्ड है जर्नल, जो जर्नल में जो जर है, ध्यान से सुनना, जर्नल में जो जर है इसका मतलब होता है दिन। क्लियर है इतना? और अंग्रेजी शब्द जर्नल जो है वो मूल लैटिन भाषा का है। तो याद रखना है कि जर्नल वर्ड का जो जर है वो बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, लेकिन जो जर्नल वर्ड है ये पूरा का पूरा क्या है, आपका लैटिन वर्ड है। क्लियर है? जिसका अर्थ होता है लेखा या डायरी। तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया इस पूरी चीज को याद रखना है। ओके, अब उसके बाद जो मेन मुद्दा याद रखना है वो याद ये रखना है कि रोजनामचा की बही को हम मूलभूत बही या न्यू की बही भी कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर टिक करवा दिया था, ये रहा कि न्यू की बही भी कहते हैं और इसे मूलभूत बही भी कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर इतना? तो सर्वप्रथम लेखा कहाँ किया जाता है, तो याद रखना सर्वप्रथम लेखा रोजनामचा में किया जाता है। रोजनामचा को कौन सी बही के रूप में जाना जाता है, तो मूलभूत बही के या न्यू की बही के रूप में जाना जाता है। क्लियर है इतना? तो इतना ही बस आपको इसमें याद रखना है, बाकी का चीजें आप एक बार रीड कर लेना पॉसिबल हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो फिर से ब्लैक कलर में लिख दिया कि मूलभूत बही या पाया या पाया का या प्रथम चोपड़ा गिना जाता है, तो ये तो उसमें ही कवर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सीधा हम स्पेसिमेन की, यानी जो रोजनामचा का नमूना है या स्पष्टीकरण है वो कैसे बनता है, हम उसकी बात करते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको रोजनामचा का नमूना बताता हूँ कैसे होता है। रोज नामचा का नमूना, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। जब हम रोजनामचा के नमूने की बात करते हैं तो बेसिकली रोजनामचा का नमूना जो है वो किस तरह से तैयार होगा, तो सबसे पहले हम इसमें एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम होगा तारीख। हम सबसे पहले कौन सी कॉलम बनाते हैं, तारीख। तो चलो मैं पूरा ही लिखता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, तो मैं पूरा लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, ठीक है। उसके बाद थोड़ी दूर पे हम लिखते हैं विवरण, क्या लिखते हैं, विवरण। फिर थोड़ी दूर पे हम लिखते हैं खाता पृष्ठ, क्या लिखते हैं, खाता पृष्ठ। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रकम। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि आप कोशिश करना कि आप पूरा पेज कवर कर लो। क्या करना कि पूरा पेज कवर है, आपका जो नोटबुक होता है उसका पूरा पेज कवर नहीं होगा तो ये जो रोजनामचा है आपका वो छोटा दिखेगा, प्लस पेज खाली रहता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो कोशिश करना कि पूरा पेज कवर करने की, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, तो आपको मैं पूरा पेज कवर करके दिखा देता हूँ। ये पूरा पेज कवर मैंने नहीं किया है, तो मैं आपको पूरा पेज कवर करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मान लेते हैं हमारा पूरा पेज है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ तारीख। पहले मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले शुरू में तारीख। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विवरण। क्या लिखेंगे यहाँ पे, विवरण। फिर मैंने कहा ना थोड़ी दूर के बाद, यानी मान लो कितना भी दूर रख लो, यहाँ पे लिखोगे खाता पृष्ठ। क्या लिखोगे, खाता पृष्ठ। तो मैं पूरा ही फुल फॉर्म लिख देता हूँ, पहली बार बता रहा हूँ इसलिए पूरा लिखता हूँ, खाता पृष्ठ, ठीक है। याद रखना खाता पृष्ठ, शॉर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं, हम हर जगह शॉर्ट में ही लिखेंगे खाता पृष्ठ, पहली बार सिर्फ फुल में लिखेंगे।
उसके बाद एक रकम होगा यानी एक कॉलम होगा उधार का और एक कॉलम होगा जमा का। ध्यान से सुनना, एक कॉलम होगा उधार का और एक कॉलम होगा जमा का। सवाल है ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि हमने ये बात पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था, नहीं इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों की हमेशा कितनी असर होती है? दो असर होती है। और दो असर में एक होता है उधार और एक होता है जमा। ध्यान से सुनना, एक होता है उधार और एक होता है जमा। इतना क्लियर है? तो ये है आपका रोजनामचा का नमूना। अब इसमें क्या और कैसे होगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं हमारा तारीख वाली कॉलम की। किसकी बात करते हैं हम? तारीख वाली कॉलम की। तो तारीख वाली कॉलम में क्या होगा कि जो हमारे व्यवहार होते हैं, ठीक है, व्यवहार जो होते हैं हमारे सवाल में वो तारीख वाइज लिखे होते हैं। अगर तारीख वाइज नहीं लिखा होता है तो जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो वो आपको यहाँ पे लिखने में काम आ जाएगा। उसके बाद अगला है विवरण। तो विवरण में क्या करोगे? तो जो हमारा विवरण होता है ना, विवरण में हम लिखते हैं रोजनामचा। क्या लिखते हैं? रोजनामचा। ध्यान से सुना। रोजनामचा कैसे लिखेंगे? तो इसका मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। और सिंपल सा एग्जांपल ये लेता हूं कि मान लो सवाल में लिखा 5,000 रुपए वेतन चुका है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये ज्यादा आसान इसलिए पहले यही बता रहा हूँ। 5,000 रुपए वेतन चुकाया। आप लोगों को याद होगा मैंने रोजनामचा कैसे सॉल्व करते हैं या व्यवहार की दोहरी असर कैसे होती है इसके बारे में मैंने समझाया था। मैंने कहा था सबसे पहले जो सवाल आता है सवाल को पढ़ते ही पहचानो कि वो रोकड़ व्यवहार या उधार व्यवहार है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चुकाया। चुकाया मतलब पैसा जा रहा है, यानी ये रोकड़ व्यवहार है। तो रोकड़ व्यवहार में एक बात याद रखना है, तो पैसा आएगा या तो जाएगा। तो यहाँ पे तो साफ साफ मैंने बोल ही दिया कि जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा रोकड़ खाते जमा। क्या हो जाएगा? रोकड़ खाते जमा। ध्यान से सुना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, ये ऊपर जो जगह खाली है, तो एक असर होगा हमारा रोकड़ का, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैसा क्यों गया? तो क्योंकि हमने वेतन चुकाया है, तो वेतन चुकाया यानी दूसरा असर हो जाएगा वेतन खाता। दूसरा असर कौन सा हो जाएगा? वेतन खाता, राइट। तो यहाँ पे दो नाम आए, एक वेतन खाता आया और एक क्या नाम आया? रोकड़ खाता। अब इसको उधार जमा कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने 3 नियम बताए थे, तो वो 3 नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो 3 नियम मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि इस चीज को भी आपको रिवाइज करना या बात आपको पता चल जाए। वो 3 नियम क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं व्यक्तिगत। ध्यान से सुनना, व्यक्तिगत माल संपत्ति और तीसरा है हमारा उपज खर्च। हम जब भी ये सवाल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में तो ये 3 नियम आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। एक नियम क्या है? व्यक्तिगत का, दूसरा नियम क्या है? उपज खर्च का, सॉरी माल संपत्ति का, तीसरा नियम है उपज खर्च का। तो जिसमें एक असर होगा उधार का और एक असर होगा जमा का। ध्यान से सुनना, एक असर होगा उधार का और एक असर होगा जमा का। व्यक्तिगत का नियम है लेने वाला खाता उधार। क्या है नियम? है लेने वाला उधार। और इसका नियम है देने वाला जमा, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक नियम है लेने वाला उधार और देने वाला जमा। और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। ध्यान से सुनना, आए तो उधार और जाए तो जमा। और उपज खर्च का नियम है अगर खर्च हुआ तो उसको उधार करोगे और उपज हुआ तो उसको क्या करोगे? जमा करोगे। क्लियर है? जब भी हम ये चैप्टर का सवाल सॉल्व करेंगे ये 3 नियम आप अपने नोटबुक के जो ऊपर हेडिंग वाला जगह होता है उस पर लिख लिया करना, ताकि आपको ये क्या रहे, याद रहे अच्छे से और प्रैक्टिस बराबर कर सको। तो अब हमने यहाँ पे नियम लिखा है, तो अब यहाँ पे हमें क्लियर करना होगा वेतन कौन सी कैटेगरी का है और रोकड़ कौन सी कैटेगरी का है। तो इसके लिए मैंने कहा ना चैप्टर नंबर 2 वाला जो वीडियोस है वो कवर कर लेना। उसमें मैंने सारी बातें डिटेल में डिस्कस की है कि व्यक्तिगत खाते में कौन कौन सा आता है, रोकड़ खाते और सॉरी माल संपत्ति में क्या क्या आता है और उपज खर्च में क्या आता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंट जो है आपका 11th का वो बेसिक है, स्पेशली थर्ड चैप्टर तो काफी बेसिक है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चैप्टर कवर हो जाते तो बाकी का पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 चीजों को जरूर कवर करना, एक वेतन खाता, सॉरी वेतन खाता और मतलब कि व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेतन खाता कौन सी कैटेगरी का है। तो वेतन खाता जो है वो हमारे लिए कौन सी कैटेगरी का? उपज खर्च कैटेगरी का है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखोगे कि जो वेतन खाता अगर उपज खर्च का है तो खर्च का नियम क्या है उपज खर्च का? खर्च होगा तो उसको क्या करना? उधार। तो ये वेतन को हम क्या कर देंगे? उधार कर देंगे। और रोकड़ जो है वो कौन सी कैटेगरी है? माल संपत्ति। और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। तो यहाँ पे तुमने क्या किया? वेतन को चुकाया तो वेतन जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया हमारा व्यवहार की असर। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से विवरण में लिखते हैं। तो विवरण में कैसे लिखोगे वो ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारा पहला सवाल, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1। तारीख होगा तो तारीख लिखना, सवाल का नंबर होगा तो नंबर लिखना। उसके बाद रोजनामचा कैसे बनेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेतन खाते उधार। क्या लिखेंगे? वेतन खाते, थोड़ा सा जगह छोड़ के लाइन खींचना तो लाइन खींचो, नहीं खींचना तो बस थोड़ा सा जगह छोड़ देना। ये लाइन मैंने इसलिए खींचा है ताकि आपको आइडिया लगे कि बीच में ये जगह होगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा दूर पे लिख देना उधार। उसके बाद ये जो आपने वर्ड लिखा ना वेतन खाते उधार, तो याद रखना इसके इतनी जगह छोड़ देना नीचे, ठीक है। इतना जगह छोड़ने के बाद यहाँ से यानी थोड़े से दूर पे, याद रखना है थोड़े से दूरी से स्टार्ट करना, ठीक है। थोड़े से दूरी से दूसरा नाम क्या? रोकड़।
तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते जमा। देखो हम पढ़ते जमा है, लेकिन हम कभी जमा लिखेंगे नहीं, हम हमेशा का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? का। तो जब हम का लिखेंगे तो ये का जो है ना प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण हम इसको हमेशा जमा से करते हैं। अब इसका नियम क्या है, ये का क्यों लिखते हैं ये मुझे भी आज तक नहीं पता चला, ठीक है, इसलिए मैं इसको जमा ही पढ़ता हूँ, भले लिखते का है। अब ये जिन लोगों ने शुरू किया था इसका डिटेल मुझे आज तक कभी नहीं मिला कि का क्यों लिखा जाता है, बस इतना पता है कि जमा वाले को ये लोग का लिखते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की भाई का लिखने का क्या रीजन था। अब जैसे ऊ लिखा तो ऊ उधार का हो गया, अब जमा का कौन से रीजन से का होगा ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे, तो बस आप लोग भी याद रख लेना, अगर मुझे कभी पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। तो पहला होगा वेतन खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। जो बात मैंने कही कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ये जगह डिनोट करता है कि इसके बाद वाला जो आपने पॉइंट लिखा है वो आपका जमा वाला है। ध्यान से सुनो, ये जगह बताएगा सामने वाले व्यक्ति को कि इन्होंने जो यहाँ लिखा ना जमा वाला, अगर मान लो तुम ये जमा या का लिखना भूल जाते हो तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि ये जमा वाला ही पॉइंट है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, विवरण। विवरण में एक बात और लिखनी पड़ती है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में करके ऐसे आपको लिखना पड़ता है विवरण, और शॉर्ट में जो आपका सवाल था वो, तो यहाँ पे जैसे वेतन चुकाया तो यहाँ पे लिख देंगे वेतन चुकाया। ठीक है, ये आपके स्कूल में अगर कंपलसरी एग्जाम में लिखने के लिए बोला गया होगा तो ही लिखना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको समझना होगा कि ये जो विवरण में हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं ये दरअसल हम सवाल को ही शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो था ना यहाँ पे 5,000 वेतन चुका था, उन्हें शॉर्ट में लिख दिया वेतन चुकाया। क्लियर है इतना? तो पहला पॉइंट था तारीख, जिसमें हम तारीख या नंबर्स लिखेंगे। दूसरा पॉइंट था विवरण, विवरण में हम रोजनामचा लिखेंगे यानी उधार और जमा। उसके बाद खाता पृष्ठ जो है वो डैश होता है। खाता पृष्ठ एक तरह का पेज नंबर है, ध्यान से सुनना, खाता पृष्ठ एक तरह का क्या है, पेज नंबर है। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का पेज नंबर है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम सारे रोजनामचा बना लेते हैं या सारे एंट्री कर लेते हैं तो इन एंट्री को हम अलग पेज में ट्रांसफर करते हैं, यानी दूसरे नोटबुक में ट्रांसफर करते हैं। तो दूसरे नोटबुक में जहां ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखना होता है, ताकि अगर किसी को डिटेल में स्टडी करना हो तो वो डायरेक्टली उस पेज पे यहाँ से देख के चला जाए, नहीं तो पूरी किताब में कहाँ ढूंढता फिरेगा। राइट, तो ये पेज नंबर यहाँ पे लिखना था, जो बेसिकली हमारे सवालों में आज तक आया नहीं है। उसके बाद अगला है उधार और जमा। तो अब देखो यहाँ पे दो नाम आया, एक वेतन नाम आया है और एक रोकड़ नाम है। ध्यान से सुनना, एक वेतन नाम आया है और एक रोकड़ नाम आया है। तो ये वेतन का जो उधार पॉइंट है तो उसका रकम हम कहाँ लिखें, उधार वाले में, यानी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रोकड़ खाते जमा हुआ है उसी लाइन में सेकंड वाली लाइन में जाओगे और यहाँ लिखोगे। इसका मतलब यह, इसके सामने जो जमा है वो वाला खाली रहेगा और इसके सामने पीछे जो उधार है वो खाली रहेगा। तो तुम डैश करना चाहो तो डैश करो, नहीं कुछ करना चाहो तो नहीं करो, ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्या बनाना होता है, रोज नामचा बनाना होता है। तो ये है आपका पूरा रोज नामचा का फॉर्मेट। इसको वापस समझ लो, कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे। इसमें पहला होता है तारीख का कॉलम, दूसरा होता है आपका विवरण का कॉलम, तीसरा होता है खाता पृष्ठ नंबर, चौथा होता है उधार का और पांचवा होता है जमा का। जो तारीख है वो हमें सवाल के हिसाब से हमें डेट दी होगी वो लिखना होगा, या तो हमें नंबर्स लिखने होंगे। विवरण में हमें रोजनामचा लिखना होगा, और ये रोजनामचा बनाने के लिए आपको ये 3 नियम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इन 3 नियमों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो आपको पिछले क्लास में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको खाता पृष्ठ के बारे में कोई याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगला कॉलम होगा उधार और जमा, तो उधार की रकम उधार में और जमा की रकम जमा में। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो है रोजनामचा पूरी तरह से तैयार किया जाता है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। आने वाली क्लास में मैं आपको टॉपिक वाइज जो हमारी किताब है, अगर मैं आपको उसको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो ये देखो हमारी जो किताब है इसमें कैसा है कि यहाँ तक जो पॉइंट है यानी 1 से लेके 5 तक रोजनामचा का नमूना और स्पष्टीकरण मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। हालांकि मैंने आपको महत्व लाक्षणिकताएं नहीं बताई है, लेकिन जो मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन किया है रोजनामचा के बारे में, ठीक है, जो मैंने आपको नोटबुक का एग्जांपल दिया है, अगर उसको याद रखते हो तो वो भी आपको काम आ जाएगा इसमें। अब मैं आपको शुरू करूंगा यहाँ से 7वें नंबर से, यानी 6ठे पॉइंट जो वो इसी में कवर हो जाएगा, और मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा, टॉपिक वाइज ही आपको नोटबुक में मेंटेन करना है। मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, फिर मैं सवाल आपको दे दिया करूंगा, सवाल आप सॉल्व करना। ध्यान से सुनना, मैं टॉपिक वाइज जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारी तरीके मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि रोजनामचा जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। एक ही सवाल करवाऊंगा, 2 ही सवाल करवाऊंगा, लेकिन इतना डिटेल में करवाऊंगा कि उसी में सारा काम हो जाएगा। तो इस चीज को कंटिन्यू देखते रहना। कोई भी डाउट होता है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, या कोई डिटेल में ज्यादा समझना है तो उस बारे में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट करना। सपोर्ट क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं खर्च होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हो तो करो, नहीं करना हो तो चलेगा, हालांकि कर दोगे तो अच्छा रहेगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी। और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगेगा। सिंपल, जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, वैसे ही ये मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम एक्सेप्ट कर लेना। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।